उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वे सामाजिक प्रगति के चालक हैं और सामाजिक परिवर्तनों में सक्रिय उत्प्रेरक हैं। साहित्य अकादमी ने अपनी स्थापना के समय से ही सभी भाषाओं के युवा लेखकों को प्रोत्साहित किया है और ये सत्र साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं के युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की उस प्रतिबद्धता की निरंतरता है। इस सत्र के अध्यक्ष हैं श्री लीलाधर मंडलोई। आपके लोकप्रिय काव्य संग्रहों में घर घर घूमा, रात बेरात, मगर एक आवाज इत्यादि प्रमुख हैं। आपकी कविताओं का अंग्रेजी, रूसी, नेपाली, बाडला, उर्दू, उड़िया, मराठी, गुजराती और पंजाबी में अनुवाद हो चुका है। आपको कबीर पुरस्कार, पुष्किन पुरस्कार, रजा पुरस्कार, नागार्जुन पुरस्कार, शमशेर पुरस्कार और अन्य कई महत्वपूर्ण साहित्यिक सम्मान प्राप्त है। मंच पर आपका स्वागत है। आर्याम्बिका हमारी पैनलिस्ट है। शी इज अ राइटर इन मलयालम. She has published 4 collections of poetry. She is the recipient of Sahitya Akademi's Yuva Puraskar and 11 state level awards, including the Kanakashri from Kerala Sahitya Akademi. She has also participated in various national level multilingual poet meets. श्री दीपू सिंह, आप कवि और कथा लेखक हैं। आपकी प्रकाशित कृतियों में थमोएगी लीरांग मालेम, अमासुंग अतिया और 2 उपन्यास भी शामिल हैं। इसके अलावा आपका काव्य संग्रह एटम बड्स भी प्रकाशित हो चुका है। आप नाहरोल साहित्य प्रेमी समिति और द कल्चरल फोरम मणिपुर के आजीवन सदस्य हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और दिबिना थकेलाम्बम निंग सिंह मना पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। संदीप सूफी, आप एक युवा डोगरी लेखक हैं और आपकी 2 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में लेखन प्रारंभ किया और विश्वविद्यालय द्वारा डिस्प्ले और टैलेंट प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ कविता पाठ का आपको पुरस्कार भी मिला है। He is the recipient of Sahitya Akademi's Yuva Puraskar for his poetry book Mustaqbil. Presently, he is working as an assistant professor in the postgraduate department of Dogri, University of Jammu. Kamal Regmi has published 12 books, which includes poem, lyrics, ghazal, and essays. He edits Nepali textbooks with other Nepali literary magazine awards. Awards won by him are Sahitya Akademi Yuva Puraskar, Shresth Puraskar, and Shresth Geetkar Puraskar. सागर नजीर, सागर नजीर एक कवि, लेखक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता है। आपकी 4 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा आपने लगभग 26 पुस्तकों का संकलन और संपादन भी किया है। थार अंगनेज कश्मीरी में आपका पहला काव्य संग्रह था, जिसके लिए आपको 2019 में साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ। जून मौज आपका नवीनतम काव्य संग्रह है। आप युवा उपलब्धि पुरस्कार, हिंदी शिक्षा समिति पुरस्कार और साबिक स्मृति पुरस्कार से सम्मानित हैं। आप सागर सांस्कृतिक फोरम चुक्करपट्टन के बैनर तले अपना सांस्कृतिक कार्य फोरम चलाते हैं। संदीप सूफी जी नहीं आए हैं अभी। संदीप सूफी जी यहाँ हो तो प्लीज मंच पर पधारें। संदीप सूफी जी जब आएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे। मैं साहित्य अकादमी के संपादक श्री अनुपम तिवारी जी से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया हमारे अध्यक्ष और पैनलिस्ट का सम्मान करें। हमारे अध्यक्ष और पैनलिस्ट के लिए तालियों से उनका आप स्वागत करें।
मैं मंडोई जी से निवेदन करती हूँ आप इस सत्र को संभालें। बस इतना ध्यान रखते हैं कि 1:30 बजे तक ये सत्र है। सत्र की अवधि 1 घंटा है जी। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम बहुभाषी रचना पाठ करते हैं तो उसमें रचनाकार एक कविता अपनी मूल भाषा में और उसके बाद 2 कविताएं हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद में प्रस्तुत करते हैं। तो कृपया आप सब इसका ध्यान भी रखेंगे। नमस्कार। अपने तमाम युवा साथियों की तरफ से मैं आप सभी का इस सत्र में स्वागत करता हूं। हमारी समकालीन कविता का जो चेहरा है वो सिर्फ हिंदी कविता से नहीं बनता। ये विडंबनापूर्ण स्थिति है कि हमारे देश में अनुवाद का कोई केंद्रीय संस्थान नहीं है। सिर्फ साहित्य अकेडमी है जो हिंदी और इसके अलावा संविधान में जो अनुसूचित भाषाएं हैं उनके अनुवाद की व्यवस्था परस्पर दूसरी भाषाओं में करके उपलब्ध कराती है। ये एक ऐतिहासिक काम है। मैं भारतीय ज्ञानपीठ में था, वहां भी दूसरी भाषाओं का साहित्य हम लोग प्रकाशित करते थे, लेकिन दूर दूर तक देखने में, मतलब राज्य स्तर पर भी ऐसा देखने में नहीं आता कि दूसरी भाषाओं में जो साहित्य लिखा जा रहा है उसे वहां की भाषा में अनुदित करके हमारे साहित्य का एक जो विशाल क्षितिज है, मनुष्यता की जो इबारतें हैं और हिंदुस्तानी होने का जो वजूद भाषाओं के माध्यम से हमें समझ में आता है, उसे हम उस तरह से नहीं देख पाते। इस बात का दुख भी होता है कि भारतीय भाषाओं में जो कुछ भी लिखा जा रहा है उससे हिंदी भाषा के लोग और दूसरी भाषाओं के लोग उस तरह से परिचित नहीं हो पा रहे हैं। साहित्य अकेडमी ने अपने आयोजनों में भी विभिन्न भाषाभाषी लोगों को आमंत्रित किया है, स्थान दिया है और एक तरह से अनुवाद की संस्कृति का, मैं कहूंगा कि जो कैनवास बनाया है वो भाषाओं के अपने रंगों से, अपने कथ्यों से, अपने सिंटेक्स से और अपने सौंदर्य से भरा पूरा है। आज उसी का उदाहरण यहां आपके सामने होगा। मैं सबसे पहले कमाल रेग्मी साहब से कहता हूं कि वे आज के इस सत्र के बहुभाषी कविता पाठ का आगाज करें। A very good afternoon to you all. Thank you, Sahitya Academy and Ministry of Culture. And thank you, Chairperson, sir. In fact, I was following the sequence and I was the second last, but it was so unexpected. Anyway, I'm here in front of you. And I would like to make a request to Sahitya Academy. Please do not consider 40 plus people, 40 plus writer as a young, because I'm 40 plus and I can see all below 40 over there anyway. So I would like to present my first poem in English, that is Ceasefire. Ceasefire. You bow down a little, I too will bow down. You bow down a little, I too bow down. Man becomes tall when he bows down. You go backwards a little, I too will recede a little. You go backwards a little, I too will recede a little. Let us allow the vacant place
fury the flag of peace. Let us keep away our arms and ammunition. I will also keep away mine. Let us embrace each other and spread the fragrance of peace. Fire for fire, smoke of gunpowder for smoke, blood for blood, life for life. Let us stop this frightful dance of blood. Let us join hands in friendship. Love brings victory. Let us win everyone's heart. Let us live in their minds. Let us live in their minds. Thank you. Here I've been invited as a Nepali poet. So with due respect of my language, I'd like to recite one poem in Nepali. जिन्दगीमा माया ममता पासो बन्यो मेरो, जिन्दगीमा माया ममता पासो बन्यो मेरो, धन दौलत र ऐश आराम चासो बन्यो मेरो, आमा बाको गाली औली ठड्याई पाइन कहिले, त्यसैले त आज जीवन हाँसो बन्यो मेरो, सम्हालेर नसकिने भइसकेको रहेछु म त, आफ्नैहरूका नजरबाट झरिसकेछु म त, जिन्दगानी रित्याउने सुख पाए तर ममताको काखबाट चिप्लिएछु म त, पहेँलो त्यो पातले जस्तै झर्ने दिन कुरिरहेछु, जिउँदो लास भई साँच्चै यहाँ मर्ने दिन कुरिरहेछु, खाको भए हुन्थ्यो बरु झुटो बाचा कसम, आफैलाई खाने बिसको शिकार भए म त, बा आमालाई बिन्ती गर्छु छेउमै राख सन्तान, सुख खोज्न खुसी छाडी नहुनु है बिरान, अलिकति मायासँग गाली पनि चाहिँदो रहेछ, प्रशस्त त्यो पैसा भए आफ्नै जीवन खाइदो रहेछ. And its translation in English. Love and affection had become snare in my life. My interest had depending in a flamboyant lifestyle. Never did my parents ever raise a finger on my ways, and now my life has become a laughing stock today. I have gone astray beyond of redemption. From the esteem of my people I have so badly fallen. I found happiness that emptied out of my life, but I am bereft now of the hug of my mother. Like the last yellow leaf to fall off the tree, I wait. Like a living corpse, I wait for my impending death. I so wish I had eaten my own empty promises. I am victim of the poison that has no consumed itself. I plead with parents to please keep your child with you. Estrange not yourself from him, living happiness, seeking joy. A little bit of scolding tempered with love is needed. Having a lot of money has left so many dead. Thank you very much. अब मैं आर्य अंबिका जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी कविताओं का पाठ करें. Respected Chair, Leeladhar ji, poets, writers, and my dear friends. Good morning, one and all. I feel very much proud and honored to be here to present poems representing my sweet mother tongue, Malayalam. Thank you very much, Sahitya Academy, for this valuable opportunity. I bow my head before the foreigners and contemporary poets in Malayalam poetry, those who showered on me blessings, and my thanks are due to common readers who listen my heartbeats of words. I am indebted to my sweet sisters, Ambli J. Nair and Sandhya Sanjeev, who translated my poems to English. I know it's not at all an easy task. My mothers, my better half, my kids are here. They are the vital source of inspiration for me. I also
feel the presence and blessings of my father, late K.N. Vishwanathan Nair, who loved poetry passionately. Here I am reciting 4 poems. The first one, The Same. The original Malayalam is Ide. നിനക്കോർമ്മയുണ്ടോ നിനക്കോർമ്മയുണ്ടോ ഇതേ നീലനീലം ഇതേ അക്ഷരങ്ങൾ നിനക്കായി മാത്രം കൊതിച്ചോരു കാലം നിനക്കായി മാത്രം പനിച്ചോരു ലോകം നിനക്കായി കെടാതന്നു കാത്തോരിരുട്ട് മഷിക്കുപ്പിയെന്നും നിറയ്ക്കുന്ന രാത്രി തിളക്കങ്ങളെക്കാൾ തിളയ്ക്കുന്ന മൗനം മിടിപ്പായി പുറപ്പെട്ടു പോയോരു വാക്ക് നിനക്കായെടുത്തന്നു സൂക്ഷിച്ചോരെന്നെ അനക്കാതെ ഇന്നും പുലർത്തുന്നോരെന്നെ പുതുക്കങ്ങളൊന്നും പുതുക്കാത്തൊരെന്നെ ഇതേ നീലനീലം ഇതേ അക്ഷരങ്ങൾ നിനക്കോർമ്മയില്ലേ? The same. Do you recall the same azure blue, the same alphabet, the time for you alone I longed, for you alone my world fevered, the darkness I treasured for you then without dowsing, the nights when my import was ever filling, the boiling silence more glittering than glitters, the word that ventured forth as a throb, the me that was treasured for you then, nurturing still without a shake, the me who is in renewed with renewals, the same azure blue, the same alphabet. Don't you remember me? The next poem is The Illusion. The title of its Malayalam, Sthala Jala Bhranti, The Illusion. With none to dive as in old times, an old green pond with decrepit stairs looks as it smiling and luring people its way into its deception in its tapestry of rich greenery, greener than the green land. Does it hold a reservoir? Beneath the heavily laden novel time lies the foaming memory of an old pulsating bathing season, the long summer's holidays. A swim in the pond is the celebration, the ruckus of swimming. Vacation means the leaflets of experience, mornings drawn in varied hues. The grass snakes lift its head up its hole to inquire of the thud-thud sound. Now, let's make way for them. Sighs the moray eel and the snakehead. The pond resonates the dhimi-dhimi, resembling an orchestra. While reading the pond in varied ways, the stairs bear a symphony. The frizzy hair straighten its curls. Legs embroil in the lily vines. Bestirred mud turns red the water in the spirited bath, the eyes too. Cautiously treading the stairs, landlubbers feel the level. Like an inflated balloon, the petticoat is blown up to stay afloat. Acquires the first lesson holding onto the stairs and flapping the legs. Climbing down after washing clothes, mother, leaning over her damp hands, the limbs turning as oars, the musical instruments. When the pond is thus disheveled, Granny stands hiding her stick, the one who swims, the naughty ones ashore by her sheer firmness. How many scars of red and blue upon the thighs, alongside the drenched unseen marks. Only one did the summer hit the pond in a paddle. Then the whole basement turns a stage, and stairs do house the audience. Rain commences, turning the pond red at first, then gets filled to the brim of arrowroots on land, takes a bath herself at the end of the holidays,
and lulls to sleep like crystal blue. In the torrential rain, which is the ridge, which is the rivulet, which is the farm, all merges as in Advaita. To treat discerning the land and the water, to measure the different flows with feet, to dive not into the pitfalls, nor into the whirlpools, and to paddle gently toward the invincible time, the global university with no respite. Is it the global university with no respite? Is it the sigh of waves in the pond that foaming circles split the moss covered pond? The third poem, interpretation possibilities of a single moment. ഒറ്റ നിമിഷത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാന സാധ്യതകൾ. In the melee of jostling hours, it's just a singled out moment, a silly moment that we received. Greedily I searched in vain if there is a speck of love in its eye. And you, with the least cursory look, measured its body. Even then, why is that inane moment coming with me? Making fun of the live wound in my eye. You may not have read it like this. You may not have read it like this. Still to come, your diabolic interpretations. Still to come, your diabolic interpretations. Fourth poem, half-read book. പകുതി വായിച്ച പുസ്തകം. പകുതി വായിച്ച പുസ്തകം പോൽ പൊടുന്നനെയൊരിക്കൽ നീ എന്നെ അടയ്ക്കുമോ? തുടരുവാനടയാളപ്പെടുത്തുമോ? ഇടയിലോർമ്മ തൻ നെഞ്ചോടടുക്കുമോ? പരിചയത്താൽ ചിരിക്കുന്ന വാക്കിൻ്റെ നെറുക വാത്സല്യപൂർവം തലോടുമോ? ചെറിയ പച്ചിലവള്ളി പോൽ നിന്നേർക്കു വരികൾ നീണ്ടാൽ അടർത്തി നീ മാറ്റുമോ? ശിലകൾ പോലെയുറങ്ങും ലിപികൾക്ക് ഹൃദയപാദത്താൽ മോക്ഷം കൊടുക്കുമോ? Half-read book. Like a half-read book, abruptly will you close me one day? Or bookmark me to read further? Or cradled up in memory? Or the brow of the familiar bird that smiles at you, will you endearingly care us? As little vines, my verses reaching unto you, would you sever it off? Scripts that sleep like bedrocks, would you liberate with your heartbeat? Thank you. Thank you all. अब मैं मणिपुरी के कवि श्री चा दीपू सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी कविता का पाठ करें. Respected Honorable Chair Liladhar Mandaloji, respected eminent scholar, writer, my fellow poets, ladies and gentlemen. First, I would like to read out my poem in my Manipuri, then in English translation. Yening thagi anaway shayda. Nason pikna purai fairel gi angaw banung shitna anaway yening thagi isay. Lehaw kang kraba thamoida lapnari thamoiga atyagashu. Matamgi safu singna koisilak pada khoirang halli pukning bu phajil laduna naken tha ngamgadra khangde kumgi nong anoba sairolda. Dori pairiba khut singna yet oi tungmang khaina. Arum ayang sanarak pada paikhatnari amubu wakal mapai. Aduna thapnari unabayadana unadabana khangnade thamoigi machu lotsinei
pamuna chetna pukning sing. Thothan mangamgadra amuk nungum kankraba thamoi sing yening thagi anobai saida. Naken thana namduna lamboi biraba matam gi tala pamel sing tumin lebli upai laitana yengli lonthoktraba una singda. Leirambani makhoi gisu nungaiba mang saklambani malemgi isai makhau pongna ngasina kayada thapna hallaba kanana sunungsina yengludi makhoigi maithong singdo. Taibangdi nungaibada sadongbani awabada khongnetnabani nungsi haitana yening thagi anobai saida taibang thamoi paurol natai kanglaba momon nokani upal sing chelakani amuba singli singda anoba igi chel sing. Thank you. And in English translation, the fresh song of love. A gust of wind of the bridal season brings slowly and silently the fresh song of spring to the important heart. The divorce between the thought and the sky under the pressure of the times. Oh, anxious mind, subdue for the moment. Will it be possible to escape from the clutch of the fresh song of the rains? The hand that rocks the cradle, weighing the pros and cons of a thing, tips the balance in one way and brings a pile of dark thoughts. Hence, the gap between one man and other, they do not look at each other and no heart smile. One hides oneself from the other's person. Will the fresh song of spring be able to bring life to the stony heart all over again? Present day, tree trunks forcefully sterilized by autumn stand silently and helplessly, looking at the dumb lips. A beautiful dream they had, a full-throated melody of life they sang, oh, the distance today. Nobody looks at them with concern. Man befriends happiness, avoid pain, rejects it as no cause for concern. If the world wakes to the fresh song of spring, the tree will smile and the dark veins of the life will carry the fresh blood. Thank you all. अब मैं डोगरी के हमारे युवा साथी श्री संदीप सूफी जी से आग्रह करता हूं, नहीं आए। अच्छा, सागर नजीर साहब कश्मीरी से हमारे बीच हैं। सागर नजीर साहब, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपनी कविता का पाठ करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले हमारी जो मातृभाषा है कश्मीरी, उसमें से गज़ल के कुछ शेर और उसके बाद चंद नज़मों का हिंदी अनुवाद आपके सामने रखना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे उस्ताद बैठे प्रोफेसर शाद रमज़ान साहब और मोहम्मद ज़मान आज़ुर्दा साहब जो कश्मीर से है। ये आज़ुर्दा साहब कन्वीनर भी रह चुके हैं कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के, और मेरे लिए खुशी की बात है कि ये मुझे इस वक्त सुन पा रहे हैं। सबसे पहले कश्मीरी गज़ल के कुछ अशार। पाई वस्त छु यथ कन ये दिल सीन तरन सद, पाई वस्त छु यथ कन ये दिल सीन तरन सद, बव गाम लुकन रिश्त तिथुई खाम लरन सद, पाने नसा ओस दान दजा सोन रात ताम, दोह ओस माजी म्याने गछा काट हरन सद, दोह ओस माजी म्याने गछा काट हरन सद, मुत आब शोर यार बलुक हिक्च करां ओस, मुत आब शोर यार बलुक हिक्च करां ओस,
नुट ओस तिमिस येल ते लगा बुंगरे नरियन सद। अब कुछ नज़में, इसका जो अनुवान है, असफलता ने घेरा है मुझे, असफलता ने घेरा है मुझे, तुम मेरे सब राजों से अवगत थे प्रियतम, तुम मेरे सब राजों से अवगत थे प्रियतम, मैं जैसी थी तुम्हारी थी, तुम जैसे थे बस मेरे थे, मैं जो भी मांगती थी तुम लाके देते थे, जानती हूँ तुम 12 पहर मेरे पास रहते थे, जानती हूँ तुम 12 पहर मेरे पास रहते थे, महीने की वो पीड़ा तुम्हारे साथ साझा करती थी, महीने की वो पीड़ा तुम्हारे साथ साझा करती थी, अब किसके साथ बांटूं पीड़ा अपनी, पराये घर बिहाई गई हूं, अब किसके साथ बांटूं पीड़ा अपनी, पराये घर बिहाई गई हूं, सब अपनों से दूर हो गई हूं, मेरी छावों के सब फूल कुमला गए हैं, मेरी प्रियतम आओ तुम्हें दिल के सभी गाँव दिखाऊं, मेरी कलाइयों की सभी वो चूड़ियां टूट गई हैं, चेहरे पे मायूसियां मेरी घर कर चुकी है, वो मेरा लड़कपन, वो लाड सब छूट गया है, अब मेरी नजरों से मेरा हमदम ओझल हो चुका है, अब मेरी नजरों से मेरा हमदम ओझल हो चुका है, कहाँ से आई मैं किसे मालूम, कहाँ जन्मी किसे मालूम, मेरी पीड़ा को सुलझा लो मेरी प्रियतम, असफलता ने घेरा है मुझे। एक और नज़म है। मुझे तन्हा करके चले गए तुम बहार की बदली की तरह, मुझे तन्हा करके चले गए तुम बहार की बदली की तरह, गाँव की पगडंडियों पे झूमते लहराते, खेत खलिहानों में गाते गुनगुनाते, मेरे प्रियतम तुमने अपनी इच्छा अनुसार जिया जीवन, सतरंगी बहारों में गुजारा समय, जैसे चाहा उठवाया लाड, और मैं अपने भागी की उन्हीं समस्याओं को सुलझाने का संघर्ष करती रही, और मैं अपने भागी की उन्हीं समस्याओं को सुलझाने का संघर्ष करती रही, जो तुमने मुझे भेंट की थी शुरू से लेकर अंत तक, जो तुमने मुझे भेंट की थी शुरू से लेकर अंत तक, मेरे प्रियतम मैं उसी डगर पर बैठी आग उगलते सूर्य में झुलसती रही, मेरे प्रियतम में उसी डगर पर बैठी आग उगलते सूर्य में झुलसती रही, मैं सतरंगी सुंदर फूल बिरहा में कुमला गई हूँ, कब आएगा मेरा प्रियतम अपने दर्शन से जीवित करने। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी नज़म है। सावन की पहली बारिश में तस्वीर जो हमने खींची थी, वो आज भी मेरे कमरे में दीवार पे लटकी रहती है, सावन की पहली बारिश में तस्वीर जो हमने खींची थी, वो आज भी मेरे कमरे में दीवार पे लटकी रहती है, वो सर पे ओढ़ी चुनरी तेरी मुझे आज भी भीगी दिखती है, वो दिन भी कितने प्यारे थे जब साथ में हम और तारे थे, वो रातें दिलकश लगती थी मैं सोता और तुम जगती थी, वो तेरी पहली मोहब्बत थी या मेरी पहली चाहत थी, वो तेरी पहली मोहब्बत थी या मेरी पहली चाहत थी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने युवा साथियों का, जिन्होंने यहाँ अपनी कुछ बहुत ही अलग कविताओं का पाठ किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दो चार बातें, जैसा कि आप जानते हैं कि इस उन्मेष यानी कि ये जो पूरा आयोजन हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, उसका भी एक उन्वान है, अभिव्यक्ति का उत्सव। मुक्तिबोध की बात याद आती है,
पंक्तियों को मैं याद करना चाहता हूं कि उठाने होंगे अभिव्यक्ति के सारे खतरे, उठाने होंगे अभिव्यक्ति के सारे खतरे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब। हम जानते हैं हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इसमें इतनी भाषाएं हैं, लोक भाषाओं के साथ बोलियां हैं, और उसमें साहित्य का जो सृजन हो रहा है वो एक तरह से एक विशाल अभिव्यक्ति का उत्सव है, जिसका एक प्रतिनिधि रूप आप इस अभिव्यक्ति के उत्सव में देख रहे हैं। एक शेर याद आता है, हर आन मेरा नया रंग है नया चेहरा, हर आन मेरा नया रंग है नया चेहरा, वो भेद हूं जो किसी से न मेरी जान खुला। अब अगर ये अनुवाद नहीं होते तो वो जो रंग है, वो जो चेहरा है, चेहरे की जो कशिश है, प्रेम कविताओं में जो एक तरह की लुनाई है, कथक में हम कहते हैं कि हर भाषा का मतलब कथक में वो कलाकार बड़ा माना जाता है जिसमें कथक की भाषा का वो अंग जहां शब्द खत्म होते हैं वो भाव में परिवर्तित हो जाए। मित्रों, कविताओं में भी ये होता है, आपके सामने एक विशाल संसार है और उसमें तरह तरह की वस्तुएं हैं, तरह तरह के संदर्भ हैं, तरह तरह के विषय हैं। उन विषयों को अपनी भाषा में आत्मसात करने के बाद आप उसे अपने पाठकों के लिए रचते हैं और प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो भेद है, ये भेद तब तक नहीं खुल सकता जब तक कि इस तरह का कोई मंच ना हो। और इस मंच ने बखूबी आज हमारे युवा साथियों के माध्यम से जिन चीजों को आपके सामने रखा, जैसे आपको याद होगा कि पहली कविता सीज फायर थी, सागर नजीर साहब ने अपनी कुछ प्रेम कविताएं सुनाई, दीपू सिंह जी की कविता दी फ्रेश सॉन्ग ऑफ लव, और उसी तरह से आर्य अंबिका जी ने दी सेम, दी इल्यूजन, इस तरह की 4 कविताओं को सुनाया। अगर आप विषय वस्तु के हिसाब से देखें तो काव्य पाठ से एक तस्वीर बनती है और उस तस्वीर में हम देखते हैं कि धरती से लेके अंतरिक्ष तक, क्योंकि प्रकृति की कविताएं हैं, प्रेम की कविताएं हैं, एक ऐसा चित्र बनता है जिस चित्र में आप ये कह सकते हैं कि आप सृष्टि से एक संवाद कर रहे हैं। जिसे कहना है वो कविता कहे, मैं भाषा में सृष्टि को रच रहा हूं। तो ये भाषा में सृष्टि को रचने का जो काम था वो हमारे इन कवियों की कविताओं में आपको दिखाई देता है। इसके साथ आप क्या देखते हैं, हमारे समय में जो अमानवीयताएं हैं, जो क्षुद्रताएं हैं, जो राजनीतिक दुष्चक्र हैं, जो सांप्रदायिकता के स्वर हैं, उन सब के खिलाफ एक तरह का प्रतिरोध ये कविताएं दर्ज करती हैं। और जैसा कि कहा गया है कि कविता क्या है, अपने समय की गवाही है। उसे अपने समय के यथार्थ से जूझना होता है, उससे संघर्ष करना होता है। और चूंकि आप स्वाधीनता की, आजादी की, स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो वो जो आपका स्वाधीन स्वर है जो कविता के माध्यम से व्यक्त होता है, वो वस्तुतः आपका प्रतिरोध है अमानवीयता के खिलाफ, वो आपका हस्तक्षेप है। तो ये चीज हमें यहाँ पर सुनाई देती है। दूसरी, जैसा मैंने कहा कि हर भाषा का एक सौंदर्य होता है, उसका एक अंग होता है, उसका एक संप्रेषित करने के लिए उसके अपने मुहावरे होते हैं, उसके अपने अलंकार होते हैं। तो वो विविधता भी यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे दी फ्रेश सॉन्ग ऑफ लव और प्रेम कविताओं में आप देखेंगे कि
जो आपका परिवेश है और आपकी जो प्रकृति है और उसके जो मसाइल है, वो अपनी तरह से एक प्रेम के रास्ते से भी आते हैं और मनुष्य भाषा से जीव जगत की ध्वनियों तक आपको कविता का एक सफर दिखाई देता है। और माफ कीजिए, हमारे समय की एक वाचाल कविता भी है। उस वाचाल कविता के बरक्स एक निरुद्वेग, सरल और मानीखेज कविता का जो स्वर है वो आपको यहां पर दिखाई देता है। तो अगर इनके परिचय, इनके तारुफ के लिए कहा जाए तो मुझे एक शेर फिर याद आया कि शकीब अपने तारुफ के लिए बात काफी है, शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। तो आप देखेंगे कि ये आम रास्ते के कवि नहीं है और ये युवा कविता आपको आश्वस्त करती है जो विभिन्न भाषाओं में लिखी जा रही है। इसमें आप देखते हैं कि हमारे समय की इंसानियत की जो एक सफाकत है, अखलाक है और रवायत है, उससे जुड़कर ये कविता अपनी ताकत को पा रही है। और एक बहुत सुंदर बात इन कविताओं में यह है कि अपने हिंदुस्तानी होने के वजूद को ये बार बार आपके सामने लेकर आती है, उसको स्थापित करती है। तो इनका जो परिवेश है, इनकी जो प्रकृति है, इनका जो समाज है, इनका जो जीवन सत्य है, वहां से ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखते हैं। इनकी जो स्थानीयता है वो दरअसल विश्व की स्थानीयता है। इसमें एक सार्वदेशिकता है, एक सार्वकालिकता है, जो बात मुझे बहुत अपील करती है। और हम विश्व की सारी भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें अपनी भाषा पर जिस तरह से एक तरह की मोहब्बत होनी चाहिए, एक तरह से उसके लिए जो एक समर्पण होना चाहिए और उसके लिए जो प्रशंसा का भाव होना चाहिए, वो इन कविताओं से बनता है, क्योंकि ये अनुवाद के माध्यम से हमारे सामने आती हैं। तो मुझे एक बात याद आती है कि किसी ने कहा था कि मुझे गिरना है तो अपने ही कदमों में गिरूं, मुझे गिरना है तो अपने ही कदमों में गिरूं, जैसे साया दीवार पर दीवार गिरे। तो ये हमारी भाषा की परंपरा है, उसका साया है, उसकी छाया है, उसकी परछाई है, उसकी छवियां है, उसकी इमेज साजी है। उसी में हमारी कविता बसती है, जो हिंदुस्तानी होने के वजूद को हमारे सामने लाती है। मेरे ख्याल से क्या 10-15 मिनट बचे हैं? अच्छा, तो मैं अपनी जो पहली कविता सुना रहा हूं, मेरे पहले संग्रह से है, उसका शीर्षक है जो ताजा आया है, क्या बने बात। और इसमें जैसे हम विभिन्न भाषी समाज और वहाँ की संस्कृति, वहाँ का सौंदर्य, वहाँ की कलाएं, उन सब के साथ हम अपना एक राब्ता बनाते हैं। यानी कि जो कलाओं की जो अंतर सहजीविता है, सौंदर्य का जो एक तरह का प्रत्याख्यान वहां से होता हुआ आता है। तो मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूं वो कविता है कि कई बार ये होता है कि हमारे जो शब्द हैं कविता में नाकाफी हो जाते हैं, क्योंकि पेंटिंग के पास कोई शब्द नहीं होते। जब कोई नृत्य करता है और किसी बंदिश पे नृत्य करता है, किसी ठुमरी पर, किसी भजन पर, तो वो जो रचना होती है वो उसकी देह में जब तक उतर नहीं जाती तब तक उसका भाव पक्ष नहीं आता, क्योंकि शब्द तो वहां खत्म हो जाते हैं। और जैसा मैंने वाचाल कविता की बात की थी, हम लोग ये समझते हैं कि हमारी कविता में सब कुछ आ जाता है। यहाँ कुमार अनुपम बैठे हैं, मेरी इस किताब का जो ब्लर्ब या भूमिका है
उन्हीं का लिखा हुआ है, तो खैर शुक्रगुजार होने का तो मामला है, और उन्हें जो कविता पसंद है मैं उसी कविता को सुना रहा हूं। जंगल से उठा लाया था बचपन में जो रंगीन पंख, जंगल से उठा लाया था बचपन में जो रंगीन पंख, ना होते तो बन ना पाते मेरी जिंदगी के चित्र। आंखों के सुख के लिए रंगों में सोचता हूं, आंखों के सुख के लिए रंगों में सोचता हूं, उदासी में भूरा और दुखों में स्याह सफेद हो जाता हूं। तेरी आवाज को देखा, तेरी तस्वीर बनाई, तेरी आवाज को देखा। ये देखिए, यहां आवाज को देखने की बात हो रही है, और वो इसलिए भी बड़े गुलाम अली खां, जो शास्त्रीय संगीत के मतलब अंतिम मान लीजिए, उन्होंने कहा था कि मैं सुर को देखकर पकड़ कर गाता हूं, सुर को देखकर पकड़ कर गाता हूं। सुर को कोई देख सकता है, लेकिन यह भी एक बात है। तो तेरी आवाज को देखा, तेरी तस्वीर बनाई, ये क्या हुआ? हैरत में हूं, तुम हूबहू हो, तुम हूबहू हो, आवाज का वो चेहरा नहीं है, आवाज का वो चेहरा नहीं है। मैं एक चित्र बनाता हूं, उसके लिए रेखाएं खींचता हूं, रंगों के बारे में कल्पना करता हूं, उनके सही योग में भटक जाता हूं। मैं एक चित्र बनाता हूं, उसके लिए रेखाएं खींचता हूं, रंगों के बारे में कल्पना करता हूं, उसके सही योग में भटक जाता हूं। जब लौटता हूं समझाकर खुद को, बनाता हूं मन से, बेमन का चित्र उभरता है, बनाता हूं मन से, बेमन का चित्र उभरता है। तुम जैसे कविता में आ गए थे वैसे नहीं हो इसमें, तुम जैसे कविता में आ गए थे वैसे नहीं हो इसमें। सही कहां हो तुम, यहां या वहां? ये सोचते हुए मैं रंगों की तलाश में निकल पड़ता हूं, ये सोचते हुए मैं रंगों की तलाश में निकल पड़ता हूं। वो जो छिपा है रंग और शब्दों से परे है। शब्द नाकाफी हैं, रंगों के सामने हम अपने अंधेरों में हैं। हमारी दो जोड़ी आंखें हैं इस विस्मय लोक में, अबेर लो कुछ रंग, जैसे हैं वैसे ही या उनका कोई एक मन रूप। हो सके तो हो जाओ रंग गायक, जैसे बिस्मिल्लाह खां एक सुर को साधने की इबादत में आजीवन जोगी बने घूमते रहे। जैसे बिस्मिल्लाह खां एक सुर को साधने की इबादत में आजीवन जोगी बने खोजते रहे, एक मौलिक मां वादी और सा संवादी। अपनी सांसों के एक हिस्से में रंग सांस हो जाओ, एक ईजल सा ब्रह्मांड की ओर खुल जाओ, और किसी एक रंग के राग की सुबह में, पंकज जी, और किसी एक रंग के राग की सुबह में अहीर भैरव की रूह में डूब जाओ। वहां होगा प्रतीक्षा में उसका रंग, प्रकृति से जन्मता अपने रूप में विहसता सामने होगा, एक अबोध शिशु की तरह निहारता, एक अबोध शिशु की तरह निहारता। पलकों के झपकने से वह रंग चेतना में आने से भटक गया है। सो चेतना की पलक झपके ना, सो चेतना की पलक झपके ना, बस उसी एक रंग क्षण को पकड़ो शिशु रूप में, कि ये सब सुबह के समय, सुबह का राग रंग काल है बीतता हुआ। ये रंग आलोक फैल रहा है अपने अखिल हठ योग में, ये रंग आलोक फैल रहा है अपने अखिल हठ योग में। भला का सुंदर धूप छांव में बदलते शेड्स, और एक नन्हे जीव की सिहरन में उतरकर चमकते, सुबह की भीगी त्वचा में उमकते एक लंबवत तांबई किरण का सुनहरा आलोक।
स्वर्ग मृग सा कुलाचे भरने की गति लय में थाम लो शरारत में एक पल को। वह तांबई से नहीं तो कुछ और हो जाएगा। थाम लो इस एक पल में, नहीं तो वो तांबई से कुछ और हो जाएगा कि वो आसमान के लाल गोले से टपकता जादू है। स्मृति को अस्थिर ना होने दो। इससे पहले कि पकड़ से बाहर आरोह में उभरे, आंखों के कैमरे की क्लिक की गति से थाम लो अवरोह के पहले रंग का वो मूड। इतनी ताब इस समय बची रहे, बना रहे राग रंग मन, उसके शब्दों तक पहुंचने की यात्रा मुमकिन है अमूर्त हो। वो सुनाई से बाहर लगे, उसकी रंग पुकार को दर्ज ना कर पाओ सही कि मेघ और हवाएं बदल दें वो सब जो चेतन में ले रहा है आकार। अनोखा रंग लोक है ब्रह्मांड को घेरे हुए। तुम एक अंश मात्र हो लेकिन तुम हो। तुम एक अंश मात्र हो लेकिन तुम हो। तुम उसकी जुगलबंदी से डिगना नहीं। मां और सा प्रदीप्त है अभी। मां और सा प्रदीप्त है अभी। अभी तुम रंग रूह के हम बगल हो। अभी तुम रंग की सूक्ष्म काया के द्वार पर हो। अभी तुम भूलकर सब रंग की अथाह लीला के रंग में सही नाम को लिख सकते हो चित्र भाषा में। सही नाम को लिख सकते हो चित्र भाषा में। भाईजान तुम ये कर सकते हो। भाईजान तुम ये कर सकते हो। देखो वहां पीले में एक रंग कच्ची हल्दी की नमी का है। नीले में अनेक शेड्स जल और आकाश के हैं। सिर्फ हरा उचारने से हंस उठती हैं पत्तियां। सिर्फ हरा उचारने से हट उठती हैं पत्तियां। जैसा लाल कहने पर सूर्य नारायण, काला कहने पर शर्मसार नहीं होता काला। काला कहने पर शर्मसार नहीं होता काला, बल्कि प्रसन्न होता है कि उसके बिना रंग संपूर्ण नहीं। जानते हो ना रंग सिर्फ नामधारी तत्व है। जानते हो ना कि रंग सिर्फ नामधारी तत्व नहीं। वे विज्ञान शास्त्र के सभी कुलगोत्र को जानते हैं। वे विज्ञान शास्त्र के सभी कुलगोत्र को जानते हैं। सो अपनी चेतना के कुल में लौट आओ। सो अपनी चेतना के कुल में लौट आओ और बनाओ एक चित्र। कब से तुम्हारे इंतजार में है रंग। और ये जो कैनवास मैंने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए, मैं कब से इंतजार में हूं। मैं कब से कांपते ब्रश के साथ तुम्हें निहार रहा हूं। मैं कब से तुम्हारे हाथ की थरथराहट में रंग पलक सा ठहरा हुआ हूं। मेरे पास सिर्फ शब्द हैं। मेरे पास सिर्फ शब्द हैं। मेरी ताकत होकर भी मेरी सीमा। मेरी ताकत होकर भी मेरी सीमा। मेरे मित्र चौंकेंगे या फिर लानत मनानत करेंगे। मैं क्या करूं। एक चित्रकार आता है अपने सृजन के साथ। मैं क्या करूं। एक चित्रकार आता है अपने सृजन के साथ। मैं उसके चित्र में कविता पढ़ता हूं। मैं उसके चित्र में कविता पढ़ता हूं। मेरी कविता में कोई चित्र नहीं देखता। मेरी कविता में कोई चित्र नहीं देखता और मैं हिल जाता हूं। एक संगीतकार, एक शिल्पकार, एक नर्तक और एक माइम आर्टिस्ट, उनके पास शब्द नाम भर के लिए हैं या नहीं है। वे कहीं भी अपनी कला भाषा में हो सकते हैं। मेरी कला भाषा में मैं उनकी तरह नहीं हो पाता। मेरी कला भाषा में मैं उनकी तरह नहीं हो पाता। मुझे आकार और रंग चाहिए। मुझे आंतरिक संगीत की दरकार है। मुझे बोलने वाला मौन जरूरी है। मुझे बोलने वाला मौन जरूरी है। मेरी कविता देह की यति गति लावण्य मांगती है। दूसरी भाषा देशों में अनुवादक के साथ, सुनिएगा, दूसरी भाषा देशों में अनुवादक के साथ दुभाषीय के बिना मैं कम हो जाता हूं। दूसरे भाषा देशों में अनुवादक के साथ
दुभाषिए के बिना मैं कम हो जाता हूं। मेरे कम होने का स्वीकार भाव मेरे समकालीनों में खोजता थक जाता हूं। मेरे कम होने का स्वीकार भाव मेरे समकालीनों में खोजता थकता जाता हूं। मैं अपने सवालों के साथ उनकी फहरिस्त में आने के पहले ही काट दिया जाता हूं। उन्हें बेमानी लगते हैं ये सवाल। मैं उनकी राह में एक कांटे की तरह उगा हुआ लगता हूं, एक कांटे की तरह उगा हुआ लगता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। संपन्न करें। एक घंटे का समय दिया था आपने, ठीक है। आपका बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी की ओर से, साहित्य अकादमी की ओर से, आई वुड लाइक टू थैंक our chair and the wonderful panelists and thank them for the beautiful poetry readings. तब 1 घंटे के लिए लंच ब्रेक है, आप सब भोजन के लिए आमंत्रित हैं और उसके बाद हम अपने अगले सत्र के लिए मिलेंगे।